this is Ritu Pansotra and welcome to CCD, a complete course destination. So friends, जैसे कि हम लोग को पता है कि हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था। कल की क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसकी रिवीजन भी कर ली थी। तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर 3 को शुरू करने वाले थे, जिसका नाम है क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। जो भी इस क्लास को देख रहा है प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसका और हम लोग क्लास को कैसे शुरू करते हैं, टॉपिक से। हमेशा टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट आर एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एटम्स, एटम्स क्या होते हैं। तो ये बात शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ी सी एटम्स की हिस्ट्री के बारे में जान लें कि एटम्स को की हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है, किन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो देखो, जो एंशिएंट इंडियंस थे और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते थे, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे कि जो अननोन और अनसीन जो फॉर्म ऑफ मैटर है उनके बारे में वो जान सके। ठीक है, तो एक हमारे जो है इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कानंद। महर्षि कानंद जो थे वो उन्होंने कहा कि जो मैटर है ना, अगर हम लोग इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, देन व्हाट वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसके बाद उन पार्टिकल्स को डिवाइड करना फर्दर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर मैटर को ब्रेक डाउन करते जाएंगे तो हमें छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके बाद उन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया महर्षि जी ने, परमाणु। ठीक है, तो महर्षि कानंद जी ने कहा कि वो जो पार्टिकल्स है उनको हम क्या कह देंगे, परमाणु। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास एक और इंडियन फिलोसफर आए जिनका नाम था पाकुदा कट्यायामा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ना, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एंड दे फॉर्म व्हाट, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एंड दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स को बनाते हैं। ये जो है पाकुदा कट्यायामा ने कहा, दे प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म। कि जो पार्टिकल्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, उसी टाइम के दौरान क्या हुआ, ग्रीक एशियन जो फिलोसफर्स आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड यूजिपस, तो उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है ना, मैटर को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और वो पार्टिकल्स अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जिसके बाद उनको डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे डेमोक्रिटस थे उन्होंने क्या कहा कि उन पार्टिकल्स को, दोज इनविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड, उन इनविजिबल पार्टिकल्स को क्या कह देंगे, एटम्स। ओके, तो जो एटम नाम है किन्होंने दिया है, डेमोक्रिटस ने दिया है। उन्होंने कहा कि उन इनविजिबल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कह देंगे, एटम्स। और जो नाम एटम है ना, वो ग्रीक के वर्ड इनविजिबल से आया है। ठीक है, एटम वर्ड कहां से आया है, ग्रीक के वर्ड इनविजिबल से आया है, जो हमें डेमोक्रिटस जी ने दिया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एटम के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री जान ली। तो देखो, जितना भी हम लोगों ने अब तक एटम के बारे में जाना है ना, वो सब क्या है, सिर्फ फिलोसफिकल टॉक्स है, फिलोसफिकल कंसिडरेशंस है। उनके अंदर जो है ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम के दौरान। तो उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट को पता चला व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो है ना, इसके बारे में स्टडी करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि एलिमेंट्स जो है, जब वो 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, क्या फॉर्म करते हैं, ये सब कुछ जो जानना है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि हिस्ट्री क्या है एटम्स की।
तो एटम्स थे क्या एक्चुअली में? व्हाट आर एटम्स? द स्मॉलेस्ट particles of matter which cannot be further divided and in another words we can say that अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं? मैटर आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर and the word atom has been come from Greek के वर्ड इनविजिबल से आया है. ठीक है, ठीक है. तो अब हम लोग को क्लियर हो गया क्या है एटम. एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट atoms are the basic unit of matter. The word atom has been come from where? Greek word invisible. ठीक है, ये हो गया हमारा एटम. इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हम लोग डिस्कस करेंगे अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? Laws of chemical combination जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद जो है इस्टेब्लिश हुआ. जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उनको इस्टेब्लिश किन्होंने किया था? लुइजन एंड जोसेफ प्रॉस ने. ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किए थे इनको. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस किए और उसके बाद दो लॉज आए. उन लॉज को हम लोग क्या बोल देते हैं? फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन. सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कह देते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कह देते हैं. तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट लॉ कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इन ड्यूरिंग एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जो मास है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है. तो हम अपनी पहली लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर लें. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो मास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए उससे ये ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा. हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, रिएक्टेंट्स किसको
बोलते हैं जो चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोल देते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और इनको रिएक्ट होने के बाद जो हमारे पास आया उसको हम लोगों ने मान लिया ए एंड बी। इनको हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट्स। आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हम लोग को प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स होंगे ना, जो इनका मास होगा ना, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल रहेगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। यही कह देता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन से पहले जो मास होगा ना रिएक्टेंट्स का, वो हमेशा इक्वल रहेगा प्रोडक्ट के मास के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड पे, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखो हमारे जो साइंटिस्ट फिलोसफर थे लुइजर जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये चीज को नोट डाउन किया कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, वो मिक्स होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स जो है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमेशा सेम रहते हैं और इनकी जो प्रोपोर्शन होती है हमेशा फिक्स रहते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर रहेंगे और सेम रहेंगे। एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं होंगे कंपाउंड्स के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम कंपाउंड ऑफ वाटर, ठीक है। H2O ले लिया। जो H2O है, वाटर है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनके मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मासेस का रेशियो क्या रहेगा? हमेशा 1:8 के मास रेशियो में ही ये रहेंगे, ठीक है। चाहे उसका जो सोर्स है वो कुछ भी हो, चाहे वाटर का सोर्स टैप वाटर हो, सी वाटर हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो, कोई भी वाटर का सोर्स हो, लेकिन जो उनका रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज 1:8। अगर हम लोग 9 ग्राम ऑफ वाटर है ना, 9 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो व्हाट वी गॉट, अगर हम लोग 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा एंड 3 ग्राम ऑफ वाट आ जाएगा, सॉरी 8 ग्राम ऑफ हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन का आ जाएगा और 8 ग्राम आ जाएगा ऑक्सीजन का, अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे। मतलब कि इसकी जो कंपोजिशन होगी, इसकी जो प्रोपोर्शन होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी और एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किस तरह से, कि एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैव सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, द केमिकल कंपाउंड्स always have elements in fixed proportion, ठीक है। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, उनको हम क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। तो अब हम लोगों ने दोनों लॉस को डिस्कस कर लिया है। देखो अब जो दो लॉस जो हम इन्होंने साइंटिस्ट ने ये जो दो लॉस निकाले, उसके बाद अब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। सबसे पहले तो उनको ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा कि ठीक है हम लोगों ने लॉस तो बना दिए, अब इनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कैसे दे, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की प्रॉब्लम आ गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक जो है हमारे ब्रिटिश जो है केमिस्ट थे जॉन डाल्टन नाम के, वो आए, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, एक थ्योरी दी, ठीक है। मैटर के ऊपर एक थ्योरी दी उन्होंने, जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, ओके।
तो थोड़ा सा डाल्टन के बारे में जानेंगे, डाल्टन जी के बारे में जानेंगे, वो थे कौन, कहां से थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जॉन डाल्टन जी थे, उनका बर्थ जो है 1766 के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ठीक है। और एक वो पुअर वीवर्स की फैमिली के अंदर उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी, एज अ टीचर की थी, और 12 ईयर की एज के अंदर कर दी थी। 12 ईयर की एज के अंदर उन्होंने टीच कराना शुरू कर दिया था, और 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को टीच करवाना शुरू किया, और उन्होंने मोस्ट ऑफ द अपनी लाइफ जो है ना टीचिंग के अंदर और रिसर्च के अंदर स्पेंड की थी, ठीक है। और 1808 के अंदर जॉन डाल्टन जी ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, किसके अंदर, मैटर्स की स्टडी के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था जब डाल्टन जी ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। क्या कहती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी? सबसे पहले तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ऑल दी मैटर्स, जितने भी मैटर्स है, आइदर दे आर एलिमेंट्स, आइदर दे आर कंपाउंड्स, और आइदर दे आर मिक्सचर्स, कोई भी है, वो सब किससे बने हुए हैं, ऑल द बिग मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच आर नोन एज व्हाट, एटम्स, ठीक है, जिनको हम कह देते हैं एटम्स। सभी मैटर एटम से बने हुए हैं, ओके। ऐसा कौन कहते हैं, जॉन डाल्टन की थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर कुछ 6 पोस्टुलेट्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है हमें, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है दैट ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नोन एज व्हाट, एटम्स, एंड दे टुक पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शंस। जो भी मैटर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनको हम कह देते हैं एटम्स, और वो जो एटम्स है वही केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट ऑल दी मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स known as atoms, and these atoms took participation in the chemical रिएक्शंस, ओके। तो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी मैटर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम एटम्स कह देते हैं, और ये जो एटम्स होते हैं यही केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि ये जो एटम्स होते हैं ना, दीज एटम्स आर इनविजिबल एंड दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इन एटम्स को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं ये इनविजिबल होते हैं। क्या कहते हैं हमारा सेकंड पोस्टुलेट, दैट इज atoms are invisible, atoms invisible होते हैं and they can neither be created or nor be destroyed during any केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, ना तो एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा हमारा सेकंड पोस्टुलेट कहता है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स
कोई अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो जो उसके एटम्स होंगे दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे और हमेशा जो है वो फिक्स, उनका मास जो है हमेशा सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट ऑलवेज हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव, एक गिवन एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके हमेशा फिक्स्ड आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमारे पास जो गिवन एलिमेंट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी हमेशा आइडेंटिकल मास रहेंगे और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ different elements have different mass and different chemical properties, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और डिफरेंट जो है उनके मास होंगे, ऐसा कहता है हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, जो एटम्स होते हैं ना वो कंबाइन करते हैं किसके अंदर, स्मॉलर होल नंबर के अंदर, ठीक है। स्मॉल होल नंबर के अंदर कंबाइन, होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो to form compounds, ओके। जो एटम्स हैं वो हमेशा स्मॉलर होल नंबर रेशियो के अंदर वो कंबाइन होंगे टू फॉर्म कंपाउंड्स, ऐसा कहता है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। और हमारा लास्ट पोस्टुलेट सिक्स्थ क्या कहता है कि जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो है प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। दे ऑलवेज आर फिक्स्ड, एलिमेंट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड and their masses are always remain constant in the compound, ठीक है। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, the relative numbers and kind of element always remain constant in a compound, ठीक है। ऐसा कहता है हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट कि रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ ली है डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, जो क्या कहती है उसका पहले तो वो क्या कहती है कि जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो या फिर मिक्सचर्स हो, जितने भी है वो सब क्या है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कह देते थे, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या देते थे, एटम्स, ओके। उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ 6 पोस्टुलेट्स है, जिसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज एटम्स एंड दिस एटम्स टू पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कह देते हैं, एटम्स। और जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स, ठीक है।
सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता था, एटम्स आर इनविजिबल, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। एटम्स को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैज ऑलवेज आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट जो दिया हुआ है हमें, उसके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी जो है हमेशा जो है मास सेम रहेगा और एलिमेंट्स फिक्स रहेंगे और आइडेंटिकल मास रहेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी जो हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो भी उनकी मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स कंबाइंड इन द स्मॉलर होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स जो है स्मॉलर होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड। और हमारा लास्ट पोस्टुलेट कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ इलेमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो नंबर्स है और काइंड ऑफ इलेमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक कंपाउंड के अंदर, ओके। ये हो जाते हैं हमारे 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि हमारे अभी तक जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है ना उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को ले रहे हैं जो कि 5.3 ग्राम होगा, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन वी हैव 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ केमिकल रिएक्शन। So in a chemical reaction, we have 5.3 ग्राम ऑफ, ठीक है, 5.3 ग्राम हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है हमारे पास, 5.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट है। And 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। हमारे पास क्या था, एक रिएक्शन के दौरान 5.3 ग्राम ऑफ, ठीक है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट था और 6 ग्राम जो था एसिटिक एसिड था। अब इनका प्रोडक्ट जो था उसके अंदर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था और 0.9 ग्राम जो है हाइड्रोजन था। इन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया, इन द प्रोडक्ट वी हैव 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड था, 0.9 ग्राम जो था वाटर था, ठीक है, और 8.2 ग्राम जो था सोडियम एसीटेट था, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब हम लोग को क्या शो करना है कि जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वो एग्रीमेंट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग को ये बताना है कि जो इसकी ऑब्जर्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट के अंदर है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, सॉल्यूशन कर ले, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, कितना है वो, सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास 5.3 ग्राम अवेलेबल है, ठीक है, जो हमें गिवन है। जब हम लोगों ने इसको रिएक्ट कराया एसिटिक एसिड के साथ, हम लोगों ने इसको रिएक्ट कराया, एसिटिक एसिड जो कि हमारे पास कितने अमाउंट में है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड है,
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बना है वाटर सब सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट कितने अमाउंट में है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट हमारे पास 8.2 ग्राम के अंदर है, ठीक है। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, वाटर कितने अमाउंट में हमारे पास, वाटर इज इन 0.9 ग्राम, ठीक है। वाटर के बाद हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 2.2 ग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिएक्शन है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको शो करना है कि इसकी ऑब्जर्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट के अंदर है या नहीं, ठीक है। ये चीज शो करनी है हम लोग को। तो देखो क्या होगा, हम लोग पहले रिएक्शन होने से पहले की चीज देख लेंगे। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, ठीक है। जब इन दोनों का मास कितना हमारे पास गिवन है 5.3 ग्राम एंड 6 ग्राम, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11.3 ग्राम, ठीक है। 11.3 ग्राम मास आ गया हमारे पास रिएक्टेंट्स का मास हो गया 11.3 ग्राम। अब हम रिएक्शन के बाद में आ जाएंगे, रिएक्शन के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनका हम लोग मास का सम कर लेंगे, ठीक है। मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 8.2 ग्राम एंड वाटर इज 0.9 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.2 ग्राम। जब हम इन लोग का एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11.3 ग्राम, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स का मास था उनका सम कितना है 11.3 ग्राम, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स आए प्रोडक्ट्स के मास का सम कितना है 11.3 ग्राम। मतलब कि दोनों साइड जो हमारे मास है वो हमारे सेम रहे, ठीक है, इक्वल रहे। इट मीन्स कि रिएक्शन के अंदर जो मास है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो सम है इट इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर प्रूफ होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमेशा 1:8 की रेशियो में मिक्स होता है बाय मास वाटर बनने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो हमारे पास तो हमें क्या चाहिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वाटर बनाने के लिए। तो अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो हमारे को कितना ऑक्सीजन चाहिए कि वो कंप्लीटली जो है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो देखो अगर हमें 1 ग्राम ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन है तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 8 ग्राम, ठीक है। अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम 24 ग्राम हम लोगों को क्या चाहिए होगा ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली अगर हमें रिएक्ट करवाना है तो हमें 24 ग्राम ऑफ क्या चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस लॉ को प्रूव करता है, ये क्वेश्चन कहता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के एग्रीमेंट के अंदर है ये क्वेश्चन कि जो है एलिमेंट्स जो है हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं और हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी इज इन फेवर ऑफ व्हाट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है डाल्टन की थ्योरी के किस पोस्टुलेट के अंदर आता है। तो देखो हमने डाल्टन की थ्योरी अभी पढ़ी थी, उसके जो सेकंड पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहते थे, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल,
पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के, मैटर के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दे आर इनविजिबल, ठीक है, एंड दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा डाल्टन के सेकंड पोस्टुलेट के अंदर। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स? आज हम लोगों ने एटम्स की हिस्ट्री को जान लिया, डाल्टन्स की थ्योरी को जाना हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, जितना भी आज हम लोगों ने पढ़े हैं जितने टॉपिक्स उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा, हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा? एटम्स को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसके साइज को पढ़ेंगे कि साइज कितना छोटा होता है, ठीक है, और एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको पूरी क्लास समझ आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।